डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर का बता रहा हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पीछे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं और सॉल्यूशन चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बराबर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कंपटीशन में भी, बोर्ड में भी उससे क्वेश्चन आता है। आइए हम उसी टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। एक बड़ा सा टॉपिक है, इसमें हम बहुत सारे चीज को स्टडी करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सारा इसमें पढ़ना है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी पढ़ना है। रॉल्स लॉ में दो इसमें केसेस पढ़ने हैं, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इस सब का हम डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर वेपर प्रेशर टर्म को समझें कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो शॉर्टली हम इसको एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कंटेनर में, क्योंकि वेपर का बात है तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए, कि एक कंटेनर हम बना लेते हैं और इसमें हमने यहां पर एक लिक्विड ले लिया है, ठीक है, और सिस्टम क्लोज है। इसके कुछ मॉलिक्यूल हैं जो इस तरह वेपर में जाएंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये जो वेपर है और ये लिक्विड है, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश कर लेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। तो जब ये वेपर और ये लिक्विड इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, तब इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by the vapor on the surface of liquid at equilibrium state is called vapor pressure। इस वेपर प्रेशर टर्म को अभी हम डिफाइन किए हैं। ये आपका वेपर हो गया, यानी गैस है, ये लिक्विड है, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यहाँ T जो है कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो इस लिक्विड का जो वेपर बना, वेपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ये इसका डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर कुछ फैक्टर पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं फैक्टर को हम। इसमें कई सारा फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग the vapor pressure
वेपर प्रेशर को कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, वेपर प्रेशर को हम VP भी लिखते हैं, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करेगा। तो आप इसमें कॉमन सेंस लगाइए। वेपर प्रेशर अभी हम आपको डिफाइन किए हैं, क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करेगा। जैसे अभी हम इस फिगर को बनाए हुए थे, यहां मान लीजिए कोई लिक्विड है और ये सिस्टम क्लोज है, इसमें इसका वेपर बना है ये, और जो ये वेपर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पर, ये वेपर है, ये वेपर प्रेशर कहलाएगा। और ये लिक्विड और गैस जो है वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा बेसिकली, ठीक है। तो वेपर प्रेशर, वेपर जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो अब यहाँ बताइए कि वेपर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो पहला फैक्टर होगा इसका टेम्परेचर, डेफिनेटली ही टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, अगर आप इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम का बढ़ेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल जो है उसको भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अधिक से अधिक मॉलिक्यूल जो है उस सरफेस से एस्केप होकर के वेपर फेज में जाएगा, और जितना अधिक वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर वहां पर एक्सर्ट करेगा। इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर उसका बढ़ेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जितना अधिक होगा वेपर प्रेशर उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का इंक्रीज करेगा, और अधिक से अधिक मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड सरफेस को छोड़ करके वेपर फेज में चला आएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं, हाइयर द टेम्परेचर, ठीक है, हाइयर द टेम्परेचर ग्रेटर इज वेपर प्रेशर, ग्रेटर विल बी वेपर प्रेशर। क्यों? बिकॉज क्या हो सकता है कारण, अभी बताए हैं क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल का इंक्रीज करेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, एंड हेंस more molecules leave the surface and come into vapor phase, come into vapor phase हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब हम टेम्परेचर के इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली फाइंड कर सकते हैं कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो क्वांटिटेटिवली क्या असर पड़ेगा बता सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ liquid is given by Clapeyron इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम पहले भी भली भांति वाकिफ हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आप पढ़े थे कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका किस प्रकार से बदलता है। और आपको इक्विलिब्रियम में ये बताया भी गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, अदर फैक्टर से वो इंडिपेंडेंट होता है। तो उसी तरह जिस तरह वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर हम जिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना होगा उसे हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक इक्वेशन है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिसमें ये इक्वेशन है कि log P2 by P1 equal to enthalpy of vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2।
ऐसा ही इक्वेशन आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी देखे थे, वहां पर हम लोग log k2/k1 इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर डेल्टा एच लिखते हैं 2.303 r लिखते हैं 1/t1 माइनस 1/t2 हम लोग लिखते हैं। इस फॉर्मूले को अच्छे ढंग से देख लीजिए आप। यहाँ पर P1 एंड P2 क्या है? P1 एंड P2 आर वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आर आप जानते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कांस्टेंट कह सकते हैं, इसको गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसका वैल्यू आपको पता है कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल भी होता है। ठीक है, और यहाँ ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जिसे आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स में, इसको आप पढ़े हैं। किसको बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन? बताइए, मालूम है? नहीं मालूम है? किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फेज। हम लिख सकते हैं यहाँ पर the amount of heat required to convert 1 mole of liquid into its vapor phase at its boiling पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। T1 टेम्परेचर पर प्रेशर P1, T2 टेम्परेचर पर प्रेशर P2। मान लीजिए कि T1 टेम्परेचर पर प्रेशर P1 है, और अगर उसका टेम्परेचर T1 से चेंज करके T2 कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पर आप P2 फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको R का वैल्यू पता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 क्वांटिटी है जो अननोन है, T1, T2, P1, P2, इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, एक अननोन रहेगा। तो इस रिलेशन की मदद से हम, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर दिया रहेगा, उसका वेपर प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन को क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब हम इसका दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे। एक फैक्टर तो पीछे पढ़े हैं वेपर प्रेशर का, कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक है टेम्परेचर, कॉमन सेंस लगाइए, आप सोच सकते हैं कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर उसका बदलेंगे तो वेपर ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है, वेपर ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। दूसरा फैक्टर क्या होगा? नेचर ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड कर रहे हैं उस लिक्विड का नेचर कैसा है? जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लिक्विड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, यदि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के बीच अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ठीक है, तो उसका ग्रेटर वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक, वेपर प्रेशर अधिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वीक रहेगा तो वेपर प्रेशर उसका हाई होगा। इसके अगेंस्ट अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर लिक्विड मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा, तो सीधी सी बात है जब आप उसको हीट करिएगा तो उसका कम वेपर बनेगा।
कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथाइल ईथर यानी C2H5OC2H5 ये हो गया डाईइथाइल ईथर। इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल से, मतलब C2H5OH। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगा। तो डाईइथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, सीधी सी बात इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वेपर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। वहीं इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड काम करता है, तो सीधी सी बात इसके मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है तो इसका वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर इसका कम होगा, वेपर प्रेशर इसका कम होगा। ठीक है, तो डाईइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर जो है इथाइल अल्कोहल के वेपर प्रेशर से अधिक होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप। छोटा छोटा हम बना करके यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड अभी छोटा है। ठीक है, आप इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। अभी आपको पीछे दो फैक्टर पढ़ाया गया है कि वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पीछे जो दो फैक्टर आपको बताया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी का चर्चा हम लोग जनरली बुक में देखते हैं। लेकिन उसके अलावा हम और भी इसका फैक्टर को समझ सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस लिक्विड का, ठीक है, उसका हायर वेपर प्रेशर होगा, हायर वेपर प्रेशर। ठीक है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो रहा है, सीधी सी बात उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और अधिक उसका वेपर प्रेशर बढ़ सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को भी हम एक फैक्टर मान सकते हैं कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि इथेनॉल C2H5OH, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लगभग 353 केल्विन होता है। वहीं वाटर जो है H2O, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अब जानते हैं सभी लोग 373 केल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर हम इस दोनों लिक्विड को इस टेम्परेचर पर रखेंगे तो सीधी सी बात है कि 353 केल्विन पर अल्कोहल का, इथेनॉल का ही वेपर बनेगा, इसका बहुत कम बनेगा या नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आपको कम टेम्परेचर पर ही वेपर अधिक प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, और एक चौथा फैक्टर भी आप समझ सकते हैं कि प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि हम लोग आगे इसी के बारे में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, कोई भी प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर हमेशा बड़ा होगा वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए आप एक उदाहरण लीजिए। एक कंटेनर लेते हैं, इसमें आप यहाँ प्योर लिक्विड ले लिए। अब इसके सरफेस पर ये आपका प्योर लिक्विड है, मान लेते हैं A। इसके सरफेस पर केवल एक ही मॉलिक्यूल से होगा, और जब इसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आप हीट करिएगा तो इसके सरफेस से ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है वो वेपर में जाएगा, वेपर बनेगा, और ये जो वेपर एक्सर्ट करेगा प्रेशर, उसी को हम वेपर प्रेशर कहेंगे। इस वेपर प्रेशर को आप यहाँ पर प्योर लिक्विड है तो P0 मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, वहीं अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि इसमें जो लिक्विड है, दो लिक्विड मान लीजिए इसमें है, उसको एक अलग कलर से बनाने की कोशिश करते हैं।
इसमें 2 लिक्विड है, ठीक है। अब इसके सरफेस पर जो होगा, दोनों लिक्विड या दोनों प्रकार का जो सब्सटेंस है, दोनों का मॉलिक्यूल होगा, दोनों का मॉलिक्यूल होगा। अब इसको सीधी सी बात हम हीट करेंगे अगर इसी टेम्परेचर पर, ये सॉल्यूशन है इसमें यहां पर, तो ऊपर जो आपका वेपर बनेगा, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्टिकल है ये ऊपर जा रहा है, यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं PS। तो ऑलवेज इस चीज को याद रखना है कि P0 जो होगा हमेशा PS से बड़ा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब वही लिक्विड प्योर स्टेट में है तो इसके सरफेस पर केवल उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल है, और हीट करेंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होगा। लेकिन इस सॉल्यूशन के केस में क्या हुआ कि सरफेस पर दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल उपस्थित हैं, तो अंडरस्टूड है कि जो यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या होगी किसी एक पार्टिकुलर लिक्विड का, इसकी तुलना में कम होगा। तो कम होगा तो इसी टेम्परेचर पर अगर इसको हीट करेंगे तो कम वेपर बनेगा, कम वेपर बनेगा तो प्रेशर कम लगेगा, यानी वेपर प्रेशर वहां पर उस सब्सटेंस का, उस लिक्विड का, उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्योर स्टेट में हमेशा ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा होगा प्योर स्टेट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फैक्टर ये भी हो सकता है। आइए इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाते हैं, सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम शुरू करेंगे, इसी से रिलेटेड है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, या इसी को हम बोलते हैं रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट। यहां वोलाटाइल सॉल्यूट लिखे हैं, सॉल्यूट में वोलाटाइल लगाए हैं, और ये अंडरस्टूड समझना है कि सॉल्वेंट जो होगा वोलाटाइल होगा ही। यानी इस केस में कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा। यहां वोलाटाइल कहने का मतलब है कि ऐसा लिक्विड लेंगे जो कि वेपर में इजीली कन्वर्ट हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। तो एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किए हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही होगा और दोनों लिक्विड वोलाटाइल होगा, सॉल्यूट भी वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पर रॉड्स ने एक लॉ बताया, एक नियम दिया है ना। क्या है वो नियम, अभी हम लोग समझेंगे। कि एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड लिया गया है, लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉलिड भी लिक्विड है, और उसको जब हम हीट करेंगे तो दोनों का वेपर ऊपर बनेगा, किसी का कम किसी का ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो किसी का कम किसी का ज्यादा बनेगा, तो ऊपर में जो टोटल प्रेशर होगा उस टोटल प्रेशर में दोनों लिक्विड का कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसमें दोनों लिक्विड से जो वेपर बना होगा तो दोनों का वेपर का अपना अपना पार्शियल प्रेशर होगा। यानी उस मिक्सचर में, उस वेपर के मिक्सचर में हम कह सकते हैं कि दोनों जो लिक्विड मिलाया गया है उसका जो वेपर बना होगा ऊपर में, दोनों लिक्विड वहां पर एक साथ कहीं उसका वेपर ऊपर प्रोड्यूस हुआ होगा, ऊपर जो वेपर बना उसका वेपर प्रेशर जो टोटल होगा उसमें दोनों गैस का यानी दोनों वेपर का कंट्रीब्यूशन होगा। दोनों वेपर के प्रेशर को हम लोग उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पर रॉड्स ने क्या बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर, या इसी को आप पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर भी लिख सकते हैं इसका, द पार्शियल ठीक है। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट का जिसका आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, कि किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, यानी कहने का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर
of a component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आप गैस लेकर के स्टडी करते हैं, और रॉड्स लॉ में हम लोग दो लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे, दो लिक्विड लेंगे सॉल्यूशन में, दोनों का दोनों वोलेटाइल होगा। अब समझिए कि मान लीजिए यहां पर एक हम सॉल्यूशन लिए हैं, लिक्विड, ठीक है, और इसमें दो लिक्विड है। हम दो अलग अलग कलर से इसको दर्शा देते हैं, शायद आपको दिखना चाहिए। ग्रीन कलर थोड़ा कम विजुअल हो रहा है, ठीक है, फिर भी करो। तो इसके सरफेस पर जो होगा, चलिए इसको हम दो अलग अलग डिजाइन से बना देंगे। दोनों तरह का मॉलिक्यूल होगा। एक मॉलिक्यूल को यहां थोड़ा डेंस कर देते हैं, डार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। जब इसको हम पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इसके भी मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे और इन सब के भी मॉलिक्यूल ऊपर में जाएंगे, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएगा। यहां जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, जो प्रेशर लगेगा, उसको हम टोटल प्रेशर बोलेंगे। जिसमें जो दोनों लिक्विड होगा, मान लो इसमें दो लिक्विड है ए एंड बी, इस टोटल प्रेशर में ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसमें जो यहां पर बना है वेपर, उसमें दोनों प्रकार के लिक्विड का वेपर बनेगा, ठीक है। तो टोटल प्रेशर अगर हम पूछेंगे तो दोनों जो यहाँ पर वेपर बना है, दोनों लिक्विड का, दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा इस टोटल प्रेशर में। उस कंट्रीब्यूशन को हम लोग उसका पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, दोनों का सम टोटल प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। इसे आप समझ पा रहे हैं? इसको और हम डिटेल अभी डिस्कशन करेंगे, फिर समझ में और आएगा। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, रॉड्स लॉ के केस फर्स्ट को, ठीक है, कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो भी वोलेटाइल है और जो सॉल्वेंट है वो भी वोलेटाइल है, ठीक है। चलिए हम यहां पर एक दो कंटेनर लेंगे अलग अलग, और इस कंटेनर में एक लिक्विड ले लिया गया है, कोई लिक्विड है इसमें, ठीक है। इसको लिक्विड हम ए मान लेते हैं और इसको हम यहां पर सॉल्यूट मान लेते हैं, ठीक है। ये सिस्टम क्लोज है और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसका जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस से जाएगा, इसमें जाएगा, यहां बनेगा गैस आपका, या इसका वेपर कहिए। यहां वेपर को इंडिकेट किया गया है। ये चूंकि प्योर लिक्विड है, प्योर स्टेट में है ये, ठीक है, प्योर लिक्विड, इसके वेपर प्रेशर को हम PA0 मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? PA0, ठीक। इसी तरह हम यहां पर एक और कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमने एक और लिक्विड को रखा, उस लिक्विड को बी कह देते हैं, उसको हम यहां पर सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक है। ये भी बी अपने प्योर स्टेट में है और इसके सरफेस को हम यहां पर, इसके मॉलिक्यूल्स को सरफेस पर
डार्क सर्किल से इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि दोनों में थोड़ा सेपरेशन हो सके। और इसको जब हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो इसका भी वेपर बनेगा। ठीक है, इसके हम वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट में चुकी है, यहाँ ये गैस होगा, वेपर फेज में होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम पीबी नॉट मान लेते हैं प्योर स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर आप इस दोनों फिगर में एक चीज साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम थोड़ा ज्यादा वेपर बनाए हैं मान लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा कम वेपर बनाए हैं। इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा और ये इजीली वेपर में जा रहा है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगा, इसका कम वेपर प्रोड्यूस हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम मान लिए, ऐसा आप किसी को भी ज्यादा कम बना सकते हैं। हम अपने समझने के लिए किसी एक को ज्यादा एक को कम ले रहे हैं। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान लिखिए रखिएगा कि हम यहाँ मान लिए हैं कि ये ज्यादा वेपर बनाता है, तो पी ए नॉट जो होगा वो ग्रेटर है पीबी नॉट से। इसका हमको काम पड़ेगा, हम किसी को भी बड़ा छोटा ले सकते थे, हम इसको यहाँ रेफरेंस मान के समझेंगे आगे चीज को। ठीक है, अब इस दोनों को उठा करके एक सॉल्यूशन में एक साथ डाल दीजिए। ठीक है, दोनों को एक साथ इस सॉल्यूशन में डाल दीजिए, इस कंटेनर में डाल दीजिए। तो क्या होगा पता है, इसके सरफेस पर जो है, पीछे भी इस चीज को स्टडी किए हैं, ये दोनों तरह का मॉलिक्यूल इस पर पाया जाएगा। ठीक है, दोनों तरह का मॉलिक्यूल इस पर पाया जाएगा। और जब आप इसको हीट करिएगा, यहां पर ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दोनों है। जब आप इसको हीट करिएगा तो दोनों के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, इसकी तुलना में यहां कम होगा, दोनों का अपना अपना पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहां पर जो P टोटल होगा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। P टोटल क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ठीक है, आ रहा है समझ में। यहां पर P टोटल होगा, ये कुछ ना कुछ होगा, जो दोनों का पार्शियल प्रेशर का हम सम करेंगे। अब एक चीज और मान लेते हैं, सपोज इस सॉल्यूशन जो यहां बना है, जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट है A और B। इस सॉल्यूशन में A और B दोनों का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू XA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू XB। दोनों का दोनों जो है लिक्विड स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ, ये क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट इसमें लिया गया है A और B। ठीक है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को XA और XB मान लेते हैं। अब आइए पॉइंट पर कि जो हम पीछे पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ऊपर आप पढ़े हैं कि किसी भी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो होगा उस B के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर PA इक्वल टू, हम जानते हैं कि जब मैथमेटिकली कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे। यहां पर कौन सा कांस्टेंट लेंगे पता है, कि ये जो प्योर स्टेट में इसी लिक्विड को जिसको यहाँ मिलाए हैं, इसको यहाँ मिलाए हैं, तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर क्या है, P नॉट है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगा। हम इस चीज को मेंशन कर देते हैं कि PA नॉट जो है एंड PB नॉट जो है ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा क्योंकि किसी प्योर लिक्विड का पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर नहीं बदलेगा। इसी कांस्टेंट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P नॉट A इंटू XA, इधर लिख सकते हैं कि PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। ठीक है, इसको समझिए।
अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन यहाँ 3 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो देयरफॉर P टोटल जो निकालेंगे तो PA प्लस PB लिखेंगे, जो बराबर होगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ये एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे रॉल्स लॉ के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका काम आगे हमको बराबर पड़ेगा जब तक इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी इसको ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। चलिए क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4, ठीक है। अब समझिए कि हम लोग इस चीज को जानते हैं, एज वी नो दैट XA प्लस XB जो होता है 1 के बराबर होगा। यहां से अगर हम XB निकाले तो 1 माइनस XA लिख सकते हैं। अब इसको उठा करके इस इक्वेशन में डालिए, इक्वेशन 4 में, ठीक है। 4 में डाल के देखिए क्या होता है, ठीक है। तो डाल के देखिए, तो P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB है, जो कि यहां पर क्या हो जाएगा कि PA नॉट XA प्लस PB नॉट, और XB के जगह पर हम इसको रख देते हैं 1 माइनस XA को, 1 माइनस XA। सॉल्यूट के टर्म में इसको ले जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी क्यों ऐसा लिए हैं, हम इसका दूसरा पहलू भी सोच सकते थे कि XA इक्वल टू 1 माइनस XB, तो उससे भी एक इक्वेशन लिखेंगे, हम लोग तैयार करेंगे। अभी पहले एक समझिए। अब इसको क्या लिखा जा सकता है बताइए, कि PT इक्वल टू, तो P नॉट XA प्लस P नॉट B माइनस P नॉट B XA लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए, तो P नॉट A इंटू XA प्लस PB नॉट माइनस क्या लिख सकते हैं, PB नॉट XA, ठीक है। आ रहा है समझ में बात। अब इसको हम पहले लिख देते हैं यहां पर, तो PB नॉट, अब ये और ये दोनों में देखिए XA और XA कॉमन ले लेते हैं, तो XA अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा अंदर में, कि PA नॉट माइनस PB नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन है, कि y इक्वल टू m, इसको x और इसको c मानेंगे। ये c है, ये y है, ये x है, इसको m मानेंगे। ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, आप इसे देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आइए, अगर हम इसको उलट देते हैं तो इसको इक्वेशन हम 5 मान लेते हैं। अगर इसको हम उलट देते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पर कि XA अगर निकालते हैं तो 1 माइनस XB होगा। अब इसको पुट करिए इस इक्वेशन में, इसको पुट करिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसकी मदद से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PT इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर PA नॉट प्लस XB और PB नॉट माइनस PA नॉट लिखेंगे, ठीक है। और ये केस कब लगाना है, ये इक्वेशन कब आएगा मालूम है, इसको इक्वेशन हम 6 मान लेते हैं। अब यहां देखिए इसमें कि टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ टोटल प्रेशर जो है, ये टोटल प्रेशर की तो निगेटिव वैल्यू होगा नहीं, तो निगेटिव वैल्यू नहीं होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ PA नॉट जो है PB नॉट से बड़ा होगा इसमें, और इस केस में PB नॉट PA नॉट से बड़ा होगा। यानी इस दोनों फिगर में हम क्या माने थे, यहाँ पर
कि पी ए नॉट पी बी नॉट से बड़ा है, इसके लिए ये इक्वेशन आ रहा है यहाँ पर इक्वेशन 5। और अगर यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि बी का ज्यादा वेपर बना है ए से, तो पी बी नॉट ज्यादा होता पी ए नॉट से। तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये आ जाएगा इक्वेशन, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। फिर से एक बार इस चीज को रिपीट कर देते हैं, आप अच्छे ढंग से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए कि पहला जो केस है सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि इस कंटेनर में एक लिक्विड लिए हैं, लिक्विड ए, ठीक है, जिसको हम सॉल्यूट मान लिए हैं, सॉल्यूट इसको हम मान लिए हैं ए को। और जब इसको हम हीट करेंगे तो ये लिक्विड जो है वेपर में जाएगा, प्योर लिक्विड है ये, ऊपर वेपर या गैस हम यहाँ लिख दिए हैं। जो भी वेपर प्रेशर होगा, इसके वेपर प्रेशर को हम प्योर स्टेट में पी ए नॉट मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें दूसरा कंपोनेंट लिए हैं, दूसरा कोई सब्सटेंस लिए हैं लिक्विड, जिसको हम सॉल्वेंट माने, उस लिक्विड को बी मान लिए हैं जो प्योर स्टेट में भी है। इसको यहाँ उसी टेम्परेचर पर हीट किए, इसका भी वेपर बना, इसके वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट में पी बी नॉट मान लिए हैं। अब इस दोनों फिगर में एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ आप देख रहे हैं ज्यादा वेपर हमने बना दिया है, यहाँ कम वेपर बनाए हैं। ऐसा हम मान लिए हैं कि इसका वेपर ज्यादा बना है, इसका कम बना है, इसका वेपर ज्यादा बना है, तो पी ए नॉट जो होगा पी बी नॉट से बड़ा होगा। अगर हम इसको ज्यादा बनाते, इसको कम बनाते, तो इसका हम उल्टा लिखते, तो इसका उल्टा लिखते तो इक्वेशन ये आता। ऐसा लिख रहे हैं तो इक्वेशन 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्योर स्टेट में दोनों कंपोनेंट लिया गया, उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। अब इस दोनों लिक्विड को उठा करके हम एक साथ इसमें डाल देते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन बना दिए, यहाँ पर ए और बी दोनों इसमें है। ठीक है, अब इसको हम अगर हीट कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं इसको, हम यहाँ देख रहे हैं हीट का सिंबल है, तो ऊपर जो वेपर बनेगा तो दोनों लिक्विड का वेपर बनेगा, कुछ इसका भी बनेगा, कुछ इसका भी बनेगा। तो टोटल वेपर प्रेशर जो इसमें होगा, उसमें दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर का कंट्रीब्यूशन होगा, ए का भी और बी का भी। तो यहाँ जो टोटल वेपर प्रेशर है, हम यहाँ इसको टोटल वेपर प्रेशर को कैसे निकाल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, इसको हम थर्ड मान लिए हैं। ये जो यहाँ सोल्यूशन तैयार हुआ है, इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है ए और बी, एक मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है, तो दोनों कंपोनेंट का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। हम उस मोल फ्रैक्शन को XA और XB मान लेते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब आइए रॉल्स लॉ अभी आप पढ़े हैं, थोड़ा देर पहले इसका लॉ लिखे थे। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने क्या पढ़ा कि जो यहाँ सोल्यूशन में पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इस सोल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ वेपर प्रेशर जैसे मान लो इसका ज्यादा अगर बनता है तो इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका अगर कम बनता है, मान लो जो डार्क सर्किल बना है उसका कम बनता है, तो सीधी सी बात है इसमें उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, इसका कंट्रीब्यूशन इस सॉल्यूशन में कम होगा। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ लिखे हैं कि रॉल्स ने क्या बताया कि जिस भी इसमें गैसेस मिक्सचर में या इस वेपर में जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, इस सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। इसी तरह Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xb। और हम जानते हैं मैथमेटिकली कि जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम हटाते हैं, वहां एक कांस्टेंट देते हैं, जो कांस्टेंट प्योर स्टेट में यहाँ हम लिए थे P0 A P0 B, उसी को यहाँ हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो Pa इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pa नॉट इंटू XA, और Pb इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pb नॉट इंटू XB। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड यहाँ लिख रहे हैं कि P टोटल निकालेंगे तो Pa प्लस Pb होगा इक्वल टू Pa की जगह पर इसको बैठा दिए यहाँ पर, और Pb की जगह पर इसको बैठा दिए। इसको इक्वेशन को हम 4 मान लिए हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट मिलाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होगा ये, उसमें XA और XB दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर B का वेपर प्रेशर जो है कम है, A का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा है, तो इसको माने यहाँ पर, तो इसी हिसाब से यहाँ पर हम इसको लेके चलेंगे ताकि हमारा इस तरह का इक्वेशन आए कि P टोटल पॉजिटिव आ जाए। तो XB इक्वल टू 1 माइनस XA लिख सकते हैं। अभी XB इक्वल टू 1 माइनस XA को उठा करके इस इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन 4 में। तो इक्वेशन 4 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कि P टोटल इक्वल टू Pa प्लस Pb
तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और यहाँ पर जो था आपका एक्स बी उसके जगह पर 1 माइनस एक्स ए हम बैठा दिए हैं। देखिए यहाँ पर एक्स बी जगह पर क्या बैठा दिए 1 माइनस एक्स ए, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इसको सिंपलीफाई किए हैं तो पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किए फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा पी नॉट बी को यहाँ लिखे और ये और इसमें से एक्स ए कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्योंकि आप यहाँ पर पी नॉट ए को ज्यादा माने हैं पी नॉट बी से, तो सीधी सी बात है ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, तो पूरा पी टोटल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसका उल्टा रहता तो हम इस प्रकार लेते एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी आता, इसको जब इक्वेशन 4 में बैठाते तो इस तरह का एक्सप्रेशन आता। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, इस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा यहाँ पर बनाए हैं, जैसे जैसे समझाए वैसे वैसे आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम रॉल्स लॉ पे ग्राफ को भी समझेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप रॉल्स लॉ पर है, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल था, दोनों वेपर में चेंज हो सकता था, इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ को हम लोग। बच्चों यहाँ पर पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 माने थे, ठीक है। चलिए तो इस दोनों को हम यहाँ पर ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। किस प्रकार से समझेंगे, देखिए इसको कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये आपका एक स्ट्रेट लाइन की तरह इक्वेशन है y इक्वल टू mx का, है ना, जिसमें लाइन जो होगा पास फ्रॉम, यानी लाइन जो है कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। इंटरसेप्ट इसमें नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। हम दोनों को एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग ड्रॉ करके उसको मिक्स भी कर सकते हैं। और इक्वेशन 5 और 6, इक्वेशन 5 एंड 6 जिसको हम पीछे माने थे, इस सभी को हम एक साथ एक ही ग्राफ में नोट कर सकते हैं। किस प्रकार से वो समझिए, चलिए देखिए। इसके लिए सबसे पहले खींचते हैं हम लाइन, तो ये y है, इस पर हम लोग यहाँ y एक्सिस है ये आपका, इसको y एक्सिस लिख देते हैं। यहाँ पर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी ए का पार्शियल प्रेशर, और यहाँ आपका है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जो मोल फ्रैक्शन है देख रहे हैं आप इसको, ये आपका हो गया ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन है। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्स ए इक्वल टू 0 है और एक्स बी इक्वल टू यहाँ पर 1 मान लेते हैं, चलिए इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। एक्स ए इक्वल टू यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, ये ओरिजिन है, मतलब इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन जो है 0 है, ओरिजिन है ये ए का, ठीक है। तो इसमें आइए दो केस समझते हैं। तो धीरे 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 अगर सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ करके मैक्सिमम कितना हो सकता है, मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां पर आपका एक्सए का मोल फ्रैक्शन 1 हो सकता है मैक्सिमम। अब जानते हैं किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो होगा 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इस ओरिजिन पर हम ए का मोल फ्रैक्शन 0 ले लेते हैं यहाँ पर, और इस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ए है कंपोनेंट उसका मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है। सॉल्यूशन जैसे जैसे तैयार करेंगे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो बी का घटेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट का सम हमेशा एक के बराबर होगा।
तो अब इसको यहां पर समझिए कि x अगर 0 है तो इक्वेशन 1 में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें केस समझ सकते हैं आप इसको, x अगर 0 है, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में बता सकते हैं पी ए क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। यहां बैठाइए, x अगर 0 तो पी ए 0, यानी ये x 0 पी ए 0, कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका, x भी 0 पी ए भी 0। ठीक है, अब यहां पर x 1 है तो इसमें x 1 बैठाइए, तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स है, तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 बैठाते हैं तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट होगा। तो पी ए का जो वैल्यू पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, यानी इस जगह पर जब x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये वह पॉइंट है, इसके सामने यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी ए नॉट। पी ए का वैल्यू किसके बराबर है, पी ए नॉट के। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप सीधा खड़ा कर लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिए हैं। अब किसी भी इक्वेशन के लिए अगर दो पॉइंट हमको फाइंड हो जाए कि जब x 0 है तो उसका पी ए 0, तो ये पॉइंट हो गया, जब x 1 होगा तो पी ए नॉट के बराबर होगा, जो यहाँ है। दो पॉइंट मिला, इसको आप खींच दे सीधा लाइन से, ओरिजिन से खींचा गया, इसके लिए ये लाइन खींचा गया, इसको हम बोलेंगे पी ए के लिए लाइन है ये। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए सोचते हैं, इक्वेशन 2 के लिए सोचते हैं। तो इसमें इक्वेशन 2 में क्या है कि पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। इसमें भी दो केस होगा। इसके लिए हम यहां पर जो है आपका ये पॉइंट जब x 0 है, यहां पर x 1 है तो x भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये लाइन हम y एक्सिस मान लेते हैं इस लाइन के लिए, ये आपको इसको हम y एक्सिस मान लेते हैं इक्वेशन 2 के लिए। इधर ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, ये y एक्सिस है। ठीक, तो इसमें आइए, जब आपका कि x भी 0 होगा, x भी 0 होगा इस पॉइंट पर, तो p भी क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो x भी 0 तो p भी 0, तो x भी 0 p भी 0, कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आपका x भी 0 है और p भी 0 है। अगर सॉल्यूशन में हम मिलाएंगे, सॉलिड सॉल्वेंट जो भी हो, इसको इधर की तरफ हम लेंगे, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो जब अगर मान लेते हैं हम कि x भी अगर आपका 1 होता है तो p भी क्या हो जाएगा, p b नॉट के बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात। यहाँ पर जब x भी 0 है तो p भी 0 हुआ, तो वह पॉइंट ये कहलाएगा, ये पॉइंट हो गया वो। और जब x भी 1 होगा तो p भी p नॉट b के बराबर होगा, तो p भी p नॉट b के बराबर होगा। और हम जानते हैं यहाँ पर कि पी ए नॉट जो है हम पी बी नॉट से बड़ा लिए थे, अब पीछे पे जो लटके देखिए। ठीक है, तो पी ए नॉट यहाँ पर है, पी बी नॉट छोटा है उससे, सीधी सी बात, इससे इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा नीचे लेंगे, मान लेते ये वो पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये आपका पी ए का लाइन हो गया, ये पॉइंट पार्टिकुलर क्या कहलाएगा, पी बी नॉट। इक्वेशन 2 के लिए जब आप x भी इक्वल टू 0 लेते हैं तो p भी इक्वल टू 0 आता है, तो वह पॉइंट यहाँ हो गया। जब x भी इक्वल टू 1 लेते हैं इस साइड पर आपका x भी का वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम x भी का वैल्यू 1 यहाँ पर आ रहा है, तो उस स्थिति में p भी p नॉट b के बराबर हो गया, तो यहाँ पर हम p नॉट b लेंगे। और जब एक इक्वेशन का दो पॉइंट हमको मिल जाएगा, इसको आप मिला दीजिए लाइन से, इस तरह एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। ये लाइन आपका p b के लिए हो गया, इसके लिए हो गया। दो स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, अब आइए इक्वेशन 5 और 6 में, है ना, उसको भी हम इसी में मिला लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 हम जानते हैं कि P टोटल जो है, क्या लिखे थे आप, ध्यान में है इक्वेशन 5, उलट के देखिए पीछे पेज को,
देखिए पीछे उलट करके याद आ जाएगा। पी टोटल इक्वल टू क्या लिखे थे आप, पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। उलट के देखिए आप अपने कॉपी को, इक्वेशन 5 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको हमने m मान लिया तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि पी नॉट ए भी कांस्टेंट है, पी बी नॉट भी कांस्टेंट है। ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा सी पॉइंट से, ठीक है। पी नॉट बी से गुजरेगा लाइन, वहां पर ये आपका इंटरसेप्ट होगा जहां पर इसको टच करेगा, और एक्स से देखते हैं क्या होगा। अब यहां पर आपका दो केस है ना, कि जब x से इक्वल टू आप 0 लेंगे, यानी यहां पर x से इक्वल टू 0, यहां 0 बैठाइए, तो p टोटल क्या हो जाएगा, बता सकते हैं p टोटल क्या हो जाएगा, सोचिए। जब x से 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो p टोटल पी बी नॉट के बराबर हो जाएगा, होगा। और जब ये कौन सा पॉइंट होगा, x से 0 यहां है, x से 0 तो p टोटल पी बी नॉट के बराबर, यानी वो पॉइंट यहां हो गया, ये वह पॉइंट। लेकिन जब x से इक्वल टू 1 लेंगे, वह पॉइंट यहां पर x से इक्वल टू 1, तो बताइए p टोटल क्या हो जाएगा। अगर यहां 1 बैठाते हैं तो पी बी नॉट से पी बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पी ए नॉट बचेगा यहां पर, तो पी ए नॉट बचेगा। इसको समझिए, मैथमेटिकल ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहां पर लोग फंसते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ समझते चलिए, ग्राफिकली समझना आसान हो पाता है। कि जब हम इक्वेशन 5 को लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारा रॉल्स लॉ का ये फार्मूला है, कि जब x से इक्वल टू 0 होगा, जब x से इक्वल टू 0 होगा तो p टोटल कितना हो जाएगा, x से इक्वल टू 0 थी पूरा 0, तो p b नॉट के बराबर, तो x इक्वल टू 0 पर p टोटल p नॉट b के बराबर है, तो x इक्वल टू 0 पर p टोटल p नॉट b के बराबर है, ये पॉइंट यहां पर होगा। लेकिन जब x से इक्वल टू 1 लेंगे, x से इक्वल टू 1 लेंगे तो वहां x भी 0 हो जाएगा, तो x से इक्वल टू जब 1 लेंगे, x से इक्वल टू 1 लिया जाएगा, तो यहां पर अगर हम x से इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो pb नॉट से pb नॉट कट जाएगा, तो बचेगा p नॉट a, तो p नॉट a लिख दिए। यानी कहने का मतलब जब x से इक्वल टू 1 होगा तो p टोटल जो होगा p नॉट a के बराबर, और p नॉट a ये पॉइंट है आपका। तो जब x से इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ पॉइंट बनता है, जब x से इक्वल टू 1 लेते हैं तो pt इक्वल टू p नॉट यहाँ बनता है। तो दो पॉइंट हमको प्राप्त हो रहा है x से और x b के लिए, x से और x a के लिए, x से इक्वल टू 0, x से इक्वल टू 1, तो pt इक्वल टू p नॉट b, p नॉट a, इस दोनों को आप मिला दीजिए, एक सीधा लाइन इसे प्राप्त हो जाएगा। ये p टोटल के लिए हो गया, जिसको हम pa प्लस pb कहेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, है ना। यही ग्राफ आपके आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी होता है। हम आपको जब आगे आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो इसी ग्राफ से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन भी समझेंगे, इसी ग्राफ से हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सब समझेंगे। इसको आप अच्छे ढंग से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग रॉल्स लॉ के सेकेंड केस को पढ़ते हैं। यहां लिख रहे हैं उसको हम, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। पीछे हम लोग पढ़े थे रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्यूट, उस केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल था। अभी इस केस में सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, जबकि सॉल्वेंट जो है ये आपका यहां पर वोलाटाइल है, ठीक है। इसी को हम लोग, जो इससे एक एक्सप्रेशन आएगा, फॉर्मूला आएगा, उसको हम RLVPV बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि ये टॉपिक खत्म होगा अभी, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसको हम लोग RLVPV बोलते हैं। तो आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पर फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं
नहीं जानते तो सुन लीजिए। 4 प्रकार का होता है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर वहां पर हम आपको RLVP का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उस चीज को हम पढ़ चुके रहेंगे, आगे हमको इसका काम पड़ेगा। अब समझिए इस चीज को, यहाँ पर क्या है ये, ठीक है। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आपका पीछे हम लोग पढ़े थे वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल था। अभी हम यहाँ पर रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख रहे हैं। इसको हम एक उदाहरण से एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यहाँ पर हम मान लेते हैं एक लिक्विड लिए हैं जो सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर है भी ये। तो इसमें ये लिक्विड है A का, और इसके सरफेस पर A का ही मॉलिक्यूल सब होगा। जब इसको आप हीट करिएगा तो ऊपर में क्या होगा कि A जो है उसका मॉलिक्यूल सब वेपर बना देगा। ये वेपर है A का, ठीक है, वेपर है A का। इसके प्रेशर को हम यहाँ पर BP जो है वेपर प्रेशर, इसको PA0 या सिंपली P0 मान लेते हैं प्योर स्टेट में। ए लिए इसलिए PA में लिखते हैं, बुक्स में केवल P0 भी मान लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं, है ना। इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ऐड किया जाएगा या ऐड किया हुआ है वो आपका कैसा सॉल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल। तो सीधी सी बात है, इसके सरफेस पर जो होगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भी मॉलिक्यूल सब होगा, जिसको हम डार्क सर्किल से यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो ऊपर यहाँ पर वेपर प्रोड्यूस होगा, वेपर जो यहाँ बनेगा वो तो केवल वोलेटाइल सॉल्यूट का जाएगा, वोलेटाइल जो सब्सटेंस है सॉल्वेंट उसका जाएगा। यहाँ पर जो है केवल क्या आएगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर होगा, जो कि इसकी तुलना में यहाँ कम होगा। क्यों कम होगा, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो अब ऐसे वाला सर्किल बनाए हैं ये A है जिसको हम सॉल्वेंट माने हैं, और जो ये डार्क सर्किल बनाए हैं इसको हम B मान लेते हैं, जो यहाँ पर सॉल्यूट है। यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, उस वेपर प्रेशर को हम A के लिए PA मान सकते हैं। चूंकि ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसके लिए इस प्रेशर को हम यहाँ पर PS भी मान लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे ढंग से समझिए क्या मान रहे हैं सब। ये सॉल्यूशन तैयार किए, इसमें जो डार्क सर्किल आपको दिख रहा है वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है, नॉन वोलेटाइल है, तो सीधी सी बात है उसका वेपर नहीं बनेगा, और सरफेस पर इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का भी पार्टिकल या मॉलिक्यूल उपस्थित होगा। जब इसको हीट करेंगे तो अंडरस्टूड है कि जो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल पार्टिकल है वो वेपर में नहीं जाएगा, तो सरफेस पर सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है कम होगा, सीधी सी बात है उसका कम वेपर बनेगा, तो इसकी तुलना में यहाँ वेपर कम होगा। ये चूंकि प्योर A है इसलिए इसके यहाँ पर हम इसके वेपर प्रेशर को प्योर स्टेट में PA0 या सिंपली P0 बोल दिए। चूंकि ये सॉल्यूशन है लेकिन ऊपर वेपर केवल सॉल्वेंट का बना है, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर को हम PA बोल सकते हैं। A यहाँ पर सॉल्वेंट को दर्शा रहा है ना। और चूंकि ये सॉल्यूशन लिए थे और ऊपर चूंकि सॉल्यूट का नहीं गया है वेपर, इसलिए हम इसको सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर मान सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में ये बिल्कुल नहीं समझना है कि इसमें सॉल्यूट का भी वेपर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ केवल सॉल्वेंट का ही वेपर है, चूंकि वही वोलेटाइल था, उस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को इस सॉल्यूशन में हम PA माने हैं, उसी PA को PS से भी दर्शा सकते हैं। इतना बात समझ लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आइए यहाँ पर हम लॉ पर आते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि PA इक्वल टू PA0 इंटू XA होता है। इस आप इक्वेशन को पीछे भी पढ़े हैं, यहाँ इसको देख रहे हैं फिर से, ठीक है, समझ में आ रहा है इतनी बात। अब समझिए यहाँ पर कि जो PS होगा, यहाँ पर PS जो होगा वो कम होगा PA0 से, ठीक है, या P0 से आप लिख सकते हैं इसको, या इसी को हम लिख सकते हैं कि वहां PA जो होगा वो कम होगा
PA नॉट से। एक ही बात है दोनों, पीछे भी पढ़ चुके हैं इस चीज को कि प्योर स्टेट में कोई भी सॉल्वेंट है उसका जो पेपर बनेगा वो ज्यादा होगा। जब उसी लिक्विड का हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसके सरफेस पर इस सब्सटेंस का कम मॉलिक्यूल होगा तो उसका कम वेपर बनेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है प्योर स्टेट में उसी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा, यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए, जो डिफरेंस होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको आप PA0 या सिंपली P0 कहते हैं, ये जो है इसमें से हम घटा देंगे इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, जिसको आप PS बोले हैं या इसी को PA भी लिखे हैं, तो इसी डिफरेंस को हम डेल्टा P कह सकते हैं। इसको पुकारते किस नाम से है? इसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी। कितना का कमी होगा? घटा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर हम फाइंड कर लिए P0A PA0 जो बोलिए। जब इसी लिक्विड का यहाँ सोल्यूशन तैयार करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा, ठीक है, उसको PA या PS से दर्शाए हैं। अब जानते हैं कि प्योर स्टेट की तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा किसी भी कंपोनेंट का। तो कितना कम होगा? जो डिफरेंस होगा इसमें और उसमें, उसी डिफरेंस को हम डेल्टा P बोलते हैं या कहते हैं वेपर प्रेशर में कमी। ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS, इससे वो कम होगा। कितना कम होगा? तो PA0 में से PA घटा देंगे या P0 में से PS घटा देंगे। जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी, डेल्टा P। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि डेल्टा P इक्वल टू PA0 माइनस PA या P0 माइनस PS लिख सकते हैं, एक ही चीज है। अब इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 है, तब यहाँ लिख सकते हैं इस चीज को कि PA इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? डेल्टा P है ना, तो डेल्टा P चलिए इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए, इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए। इसको आप देयरफॉर हम लिख सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू PA0 माइनस PA के जगह पर इसको बैठा देते हैं इसको, तो PA0 इंटू XA, इसके जगह पर इसको बैठा दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? इसको उठा करके यहाँ ले आए हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए PA0 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। इसको हम लिख सकते हैं PA0 और 1 माइनस XA को हम XB लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि XA प्लस XB का जो सम होगा हमेशा एक के बराबर होगा। तो 1 माइनस अगर XA कर दे तो XB निकलेगा, तो इसके जगह पर ये हो जाएगा। आ रहा समझ में? यानी डेल्टा P इक्वल टू क्या आ गया आपका? PA0 इंटू XB। यहाँ XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और XA क्या था? ये था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आ रहा समझ में? अब एक चीज और समझिए यहाँ पर कि इसको आप यहाँ ले आइए। देखिए इस इक्वेशन को यहाँ खींच रहे हैं, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P बाय PA0। इस इक्वेशन को देखिए, इसको यहाँ लिख रहे हैं, इक्वल टू क्या आ जाएगा? XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा P को हम क्या लिखते हैं? PA0 माइनस PA by PA0 equal to XB. This is the required equation. यही कहा जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रॉल्स का सेकेंड लॉ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये जो है ये कहा जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ देखिए कि PA0 माइनस PA, यहाँ ये जो लिखे हैं
ठीक है, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये जो है ये चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको अगर इसी में हम पी ए नॉट से डिवाइड कर देंगे, जैसा यहाँ लिखे हैं पी नॉट से डिवाइड कर देंगे इसमें, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा डेल्टा पी, पी ए नॉट माइनस पी ए, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये बड़ा होगा इससे, तो ये होगा पॉजिटिव वैल्यू कोई ना कोई, और उसमें जब इससे डिवाइड कर देंगे तो स्वाभाविक है ये पूरा वैल्यू एक से छोटा आ जाएगा, जो कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, इसको समझने के लिए आप इसको बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं, इस वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, पूरा मैथमेटिकल चीज है। इस सारे को एक नोट्स में पहले आप नोट कर लीजिए कॉपी में, स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद हम कहाँ क्या लिख रहे हैं ध्यान से, तब आपको फिर समझ में आएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पीछे पढ़े अभी, उसको फिर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे हम लोग लिखे हैं डेल्टा पी बाय पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा पी मतलब क्या, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर की तुलना में सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम होगा। ये जो डिफरेंस होगा, जो कमी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो यहाँ लिखे हैं। अब पी ए नॉट को ही पी नॉट से भी दर्शाते हैं, पी ए यहाँ पर सॉल्यूशन स्टेट में ए का वेपर प्रेशर है, या उसी को हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको से समझ सकते हैं कि पी ए नॉट को ही पी नॉट कहा गया, ऐसा हम पीछे भी लिखे हैं, और पी ए को भी पी एस से भी दर्शाया गया है, और करके ऐसे हम यहाँ पर लिखे ही हैं। यहाँ पर जो ये डिफरेंस जो होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, एक से बड़ा या 2, 4, 5 कोई भी डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उसमें जब हम पी नॉट ए से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू एक से छोटा हो जाएगा, जो कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। यानी इस तरह का कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला कोई सॉल्यूशन होगा, नॉन वोलेटाइल वाला कोई सॉल्यूशन होगा, उसमें सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वही उस सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहलाएगा, चूंकि दोनों बराबर है। तो इसी को हम और करके कैसे भी लिखे हैं, पी ए नॉट की जगह पर पी नॉट, पी ए की जगह पर पी एस भी लिख सकते हैं, पी नॉट ए की जगह पर पी नॉट यहाँ लिखे हैं। पी ए और पी एस बार बार समझिए, सॉल्यूशन में चूंकि केवल सॉल्वेंट वोलेटाइल है, इसलिए सॉल्वेंट के लिए हम उसके वेपर प्रेशर को पी ए बोले हैं, चूंकि वो एक सॉल्यूशन था, लेकिन वेपर केवल बना था सॉल्वेंट का ही, तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम सॉल्यूशन अगर मान लेते हैं वहां पर, कि चूंकि नीचे सॉल्यूशन लिए थे, इसलिए उस वेपर प्रेशर को हम सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी यानी ये जो वैल्यू है डेल्टा पी यानी पी नॉट ए माइनस पी ए या पी नॉट माइनस पी एस, इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन इसी डेल्टा पी या इसमें जब हम प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर से डिवाइड कर देंगे, इससे पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। ऊपर वाले को क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये बाय दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये पूरा जो है हमेशा एक से छोटा आएगा, जो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुला हुआ है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत है? इसके लिए एक चीज आप नोट करके यहाँ पर नोट कर लीजिए कि दिस फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है इज यूज्ड फॉर डायलूट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन डायलूट होगा यानी जब सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वेरी डायलूट सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन नियरली बोलते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन एक्चुअली आइडियल होता नहीं है, लेकिन वेरी वेरी डायलूट सॉल्यूशन को हम लोग नियरली आइडियल मान लेते हैं। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कि अगला टॉपिक आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही पढ़ना है। ठीक है, अब इसी का एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी हम समझ लेते हैं। देखिए इसका हम अल्टरनेटिव फॉर्म भी समझ लेते हैं। ठीक है, वहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू एक्स बी। इसको रेसिप्रोकल कीजिए,
टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम N2 बाय या NB बाय NA प्लस NB भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर ले हम। इसको हम नियरली इतना भी लिख सकते हैं केवल कि NB बाय NA। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, देयरफॉर Na जो होगा बहुत बड़ा होगा NB की तुलना में। इस NB को यहाँ नेगलेक्ट कर दिया गया है, अब इसको हम NB बाय Na भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे समझिए, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट को हम पी नॉट बाय पी नॉट माइनस ऐसे लिख दिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको Na बाय, ठीक है, NB, Na बाय NB लिख सकते हैं। या इससे पहले आप इसको लिख लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देख लीजिए यहाँ पर, Na प्लस NB बाय NB, ये आपका लिखा सकता है कि Na बाय NB प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है, या फिर इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप इस 1 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस, तो पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू Na बाय NB। बोलिए, लिखा जा सकता है? देखिए इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू Na बाय NB। ठीक है, अब पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आप पी एस, तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू Na बाय NB। इसको फिर से उलट दीजिए, तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू NB बाय Na लिख सकते हैं। दिख रहा है नीचे तक आपको? इतना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम अभी ऊपर ले जाके और समझाएंगे। सब मैथमेटिकल है, आप इसको देखिए कहाँ क्या किए हैं, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ये फॉर्म जो है केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होगा। यहाँ जो भी हम फॉर्म तैयार कर रहे हैं ये सभी प्रकार के सॉल्यूशन पर लागू होगा, डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सभी पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। जो हम बता रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उसको आप समझने की कोशिश करिए। जहाँ कन्फ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम इंटरेक्ट होंगे या कहीं पर दिक्कत है तो आप उसको हमको भेज सकते हैं रिटर्न, फिर समझाएंगे। वैसे आप हमारे वीडियो को अगर बार बार देखते हैं, सुनते हैं हमारी बातों को, तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा सारी बात। कहीं कोई परेशानी नहीं है, सब मैथमेटिकली चीज़ सब है। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। तो बच्चों अब हम इस फार्मूला को अब फाइनल टेस्ट देने जा रहे हैं। रॉड्स लॉ आपका यहाँ पर फिनिश होने वाला है। इसको आप ध्यान से समझिए। जो वहाँ फार्मूला लिखे हैं भैया कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस, पी एस है यहाँ पर इक्वल टू क्या है फार्मूला NB बाय Na, या इसी को हम पी नॉट माइनस पी एस
बाय पी एस इक्वल टू N2 बाय N1 भी यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ N2 जो है वो NB को लिखा गया है एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और N1 जो है Na के लिए लिखा गया है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। बुक्स में 1-2 मानता है, इसलिए हम 1-2 के टर्म में इसको ले जा रहे हैं। हम पूरे डेरिवेशन को ए और बी के टर्म में लिए थे, इसलिए ये क्लियर होना जरूरी है। आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, बुक में और हमारे कॉपी में हम दोनों चीज लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला आया है यहाँ पर आपका, ठीक है, और एक फॉर्मूला था पीछे पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, यहाँ पी एस है, यहाँ पी नॉट है, यह आया था इक्वल टू एक्स डी के बराबर, जिसको हम यहाँ पर एन बी बाय एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, या इसी को N2 बाय N1 प्लस N2 भी लिख सकते हैं। फिर दोनों फॉर्मूला में क्या फर्क है? ये जो फॉर्मूला है दिस इज यूज्ड फॉर डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस फॉर्मूला का जो इस्तेमाल है हम यहाँ पर, चूंकि पी नॉट और पी एस में एक्सपेरिमेंटली बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर नीचे हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बैठाते हैं तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ साथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। वही इस फॉर्मूला का इस्तेमाल जो होगा केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा। ये फर्क है दोनों में। ठीक है, अब यहां पर इसको हम ऐसे समझिए कि अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 जो होगा बहुत बड़ा होगा N2 से, तो हम यहां लिख सकते हैं इसका मतलब कि P नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू, यहां पर लिखे क्या सकते हैं N2 बाय N1। ठीक है, N2 बाय N1 लिख सकते हैं, या दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल टू, यहां भी वही चीज लिखा हुआ है N2 बाय N1। फर्क क्या है कि इस फार्मूला का इस्तेमाल हम केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए करेंगे, जबकि इस फार्मूला का इस्तेमाल हम डाइल्यूट के साथ साथ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए भी कर सकते हैं। इस फार्मूला का ये आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा मोस्टली आपको डाइल्यूट के फॉर्म में ही रहेगा, सॉरी 1 मिनट, वो डाइल्यूट के फॉर्म में ही रहेगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको हम W2 बाय M2, इसको हम W1 बाय M1 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि W2 बाय M2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा M1 बाय W1। ठीक है, इससे आपका यहाँ मोलर मास भी हम सॉल्यूट का फाइंड कर सकते हैं। कुछ भी दिया रहेगा कुछ भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप आते हैं तो क्या लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाय पी एस, सेम चीज कि W2 बाय M2 W1 बाय M1 इक्वल टू लिखा सकता है W2 बाय M2 M1 बाय W1। ठीक है, दोनों फॉर्मूला प्रचलन में है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल बनाने के लिए। मोस्टली इसका इस्तेमाल होता है सवाल बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट है आपका। ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पर ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी हम यहाँ पर समझिए जो आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाने वाले हैं उसका एक 4 टाइप में से एक टाइप यहाँ पर डिटेल डिस्कशन किए हैं। इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, बार बार समझ सकते हैं, तो ही समझ में आएगा। पीछे ग्राफ व्राफ सब बताएं आपको, सारे चीज को अच्छे ढंग से देखिए समझिए। ओके, बाय।